हेलो एवरीवन, मैं हूं खुशबू नथौलिया और आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल लीगल। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जब सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है प्लेंट के थ्रू, उसके बाद हम समन्स इशू करवाते हैं डिफेंडेंट को या डिफेंडेंट्स को। दैट मीन जितने भी डिफेंडेंट्स होंगे उन सबके लिए हम सेपरेट प्लेंट की कॉपी देंगे और उनको कोर्ट के थ्रू, जिसमें जज का सिग्नेचर होगा और कोर्ट का सील होगा, whether personally or through substituted services, summons issue किए जाएंगे। अब from the date of service of summons, that means जिस दिन summons serve हो जाएंगे opposite party को, उससे केस के अंदर अंदर उन्हें अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करना होगा, या फिर अगर वो 30 डेज में नहीं कर पाते तो not later than 90 days with the permission of the court. That means 30 days में अगर वो नहीं करते तो उनको कोर्ट की परमिशन लेनी होगी, और कोर्ट अगर चाहे तो उनको वो टाइम एक्सटेंड कर सकती है अप टू 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। और इस पीरियड के अंदर अंदर उनको अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। अब ये जो 90 डेज की अपर लिमिट है, क्या ये मैंडेटरी है या ये डिस्क्रिशनरी है या डायरेक्टरी है? जनरली क्या होता है कि जो हमारे प्रोसीजरल लॉज होते हैं वो टेलर मेड होते हैं। दैट मीन्स हमारा मेन एम ये होता है कि किसी को इनजस्टिस ना हो, और अगर कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से वो टाइम में अपना कंप्लायंस नहीं कर पाया, तो हम उसको थोड़ा सा टाइम एक्सटेंडेड दे दें ताकि उसको भी ज्यादा नुकसान न हो। सो देर आर सर्टेन रीजंस जिस केस में हम उसको ये टाइम पीरियड एक्सटेंड कर देते हैं 30 से 90 डेज का। सो दैट मीन्स इट इज नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन, इट इज डायरेक्टरी। दैट मीन्स अगर कोर्ट को लगता है तो ही वो ऐसा करेगा, हम इसको नॉर्मल रूटीन में यूज नहीं करेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि हर डिफेंडेंट जो है वो इसका फायदा उठा के अपना टाइम एक्सटेंड कराता जाएगा। सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 का ये जो केस था, इसमें भी सेम चीज कही गई कि सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही आप टाइम पीरियड एक्सटेंड करके देंगे, हम इसको एज ए नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिस यूज नहीं करेंगे। अभी कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें आप ये टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो गई थी जिसपे डिपेंडेंट का कंट्रोल ही नहीं था, और उसके सपोर्ट में अगर वो कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करता है ये दिखाने के लिए, जस्टिफाई करवाने के लिए कि उसको क्यों डिले हो गया, और फिर अगर कोर्ट को लगता है कि यस, अगर हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे तो इट मे लीड टू ग्रेव इनजस्टिस टू द पार्टी, इन दैट केस इट विल अलाउ द एक्सटेंशन ऑफ टाइम। सो ये आपका गिवन है ऑर्डर 8 रूल 1 में, जिसको हम पढ़ते हैं ऑर्डर 5 रूल 1 के प्रोविजो के साथ। मूविंग अहेड, अब हम हमारे WS में क्या क्या चीजें डालेंगे। आपका रूल 1A ये कहता है कि ये डिफेंडेंट की ड्यूटी है कि वो जिन जिन डॉक्यूमेंट्स पे रिलाय करता है वो उनको अपने WS के साथ डाले। सो दैट मीन्स हिज WS शुड इंक्लूड हिज लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। दैट मीन्स जिन जिन डॉक्यूमेंट्स पे वो रिलाय करेगा उनको वो एनेक्स करेगा, उनकी कॉपीज वो लगाएगा अपने WS के साथ, और अगर उसके पास कोई सेट ऑफ या काउंटर क्लेम है तो वो उनको भी अपने WS के साथ ही डालेगा। अब डॉक्यूमेंट्स की जब बात करते हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट्स उसके पोजेशन में है, इन दैट केस ही विल प्लेस इट अलोंग विद हिज WS। बट अगर वो उसके पोजेशन में ही नहीं है, तो जिसके पोजेशन में वो है या उसको लगता है कि ये इनके पोजेशन में है, ही इज गोना स्टेट दैट इन हिज WS, और अगर कोर्ट ग्रांट करेगा तो वो बाद में उसको शो कर सकता है। बट ये रूल उस टाइम एप्लीकेबल नहीं है जब आप किसी की मेमोरी रिफ्रेश करवाने के लिए या क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे वो कोई डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, दिखाते हैं। So that is an exception to
दिस। अगर वो इस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में कोई डॉक्यूमेंट नहीं डालता, उस केस में उसको बार किया जाएगा, वो फर्दर उनको नहीं डाल सकता एक्सेप्ट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। दैट मीन्स इट रिस्ट्रिक्ट द डिफेंडेंट बट इट डू नॉट एम्बार्गो द कोर्ट। द कोर्ट हैज द राइट to allow the defendant to produce the document at a later stage also, but उसको सेम चीजों का ध्यान रखना होगा। He will have to see कि उसने पहले क्यों नहीं दिया, क्या रीजन था, क्या वो रीजन जस्टिफाइड है। अगर मैं अब उसको अलाउ नहीं करता तो क्या उसकी वजह से उसको इनजस्टिस हो सकता है और दूसरी पार्टी को भी इनजस्टिस हो सकता है। सिमिलरली वो डॉक्यूमेंट कितना इंपॉर्टेंट है उस केस की फाइंडिंग्स पे आने के लिए। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर कोर्ट चाहे तो वो उसको अलाउ कर सकती है बाद में भी। सो दैट इज व्हाट इज गिवन अंडर योर रूल 1A। नाउ मैंने जब प्लेंट आपको बताया उस टाइम आपको कहा था कि आपके हर पैराग्राफ में हम हर फैक्ट को डालते हैं और हर फैक्ट को हम प्रिसाइजली एक्सप्लेन करते हैं। हम उसमें एविडेंस लॉज नहीं बताते बट फैक्ट्स बताते हैं। अब जो WS है उसमें अगर कोई न्यू फैक्ट है जिसपे डिफेंडेंट प्लीड करना चाहता है स्पेसिफिकली, चाहे वो फ्रॉड से रिलेटेड हो या अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो अगर उसमें फ्रॉड है, मैलिफाइड इंटेंशन है या नॉलेज है जिसको वो कोअर्जन है जिसको वो स्पेसिफिकली प्लीड करना चाहता है, तो जितने भी न्यू फैक्ट्स हैं जिन्हें वो स्पेसिफिकली प्लीड करना चाहता है वो उनको स्पेसिफिकली मेंशन करता है। उसके बाद जो प्लेंट में जितने भी फैक्ट्स हैं जो या फिर जितने भी रिलीव्स हैं, जितने भी चीजें लिखी गई हैं, उन सबको उसको स्पेसिफिकली डिनाई करना पड़ेगा। अगर वो स्पेसिफिकली डिनाई नहीं करता उस केस में हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि उसने वो एडमिट कर लिया है। सो इट हैज टू बी स्पेसिफिकली डिनाइड। उसमें कोई इवेसिव डिनायल नहीं होना चाहिए, चाहे वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है या उसकी जो भी क्लेम्स हैं उनसे रिलेटेड है, जो भी उसने फैक्ट्स पोर्ट्रे किए हैं उससे रिलेटेड है, सब कुछ उसको स्पेसिफिकली पैरा वाइज फैक्ट वाइज डिनाई करना पड़ेगा। Otherwise, it will be deemed as if he has accepted that particular paragraph, that fact, या that claim of the plaintiff. Coming to set off and counter claim, Rule 6 डील करता है set off से और Rule 6A से 6G तक counter claims. Well, जब plaintiff अपना सूट इंस्टीट्यूट करता है और सम्मन सर्व हो जाते हैं तो डिफेंडेंट अपनी WS में सेट ऑफ और काउंटर क्लेम्स डाल सकता है। एक्चुअली सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का मतलब क्या है? इट इज बेसिकली ए रेसिप्रोकल एडजस्टमेंट ऑफ डेट्स। दैट मीन्स अगर कोई भी रिकवरी या मनी से रिलेटेड सूट है और उसमें डिफेंडेंट को ऐसा लगता है दैट ही ऑल्सो हैज सर्टेन क्लेम्स अगेंस्ट द प्लेंटिफ, तो उस टाइम जब वो अपनी रिटन स्टेटमेंट डालेगा उसमें उन क्लेम्स को स्पेसिफाई कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए है, उसने डैमेजेस के लिए 1000 रुपीज का क्लेम डाला है बी के अगेंस्ट, और जो बी है वो ऑलरेडी ए के अगेंस्ट 500 रुपीज की जजमेंट होल्ड करता है। तो अब जब ये केस डलता है जब ये अपना WS देगा उस टाइम वो ये जजमेंट वहां पे एनेक्स कर सकता है और इस 500 को इसमें से एडजस्ट करवा सकता है। दैट मीन्स वो उसमें सेट ऑफ करवा सकता है। सो द रिक्वायरमेंट फॉर अ सेट ऑफ इज दैट इट शुड हैव अ सर्टेन सम ऑफ मनी विच इज लीगली रिकवरेबल बाय द डिफेंडेंट and it should not exceed the pecuniary jurisdiction of the court. Similarly, अब अगर वो a certain sum of money नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम काउंटर क्लेम डाल सकते हैं। So that is the major difference between set off and counter claim. Also, जब हम set off
डालते हैं तो उस टाइम वो हमें देखना होता है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट हेयरिंग तक हम उस सेट ऑफ को क्लेम कर सकते हैं, तब तक वो कॉज ऑफ एक्शन रहता है। बट काउंटर क्लेम में ऐसा नहीं है। आपका कॉज ऑफ एक्शन चाहे सूट से पहले का है या फिर सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद का है, पर वो अप टिल योर फाइलिंग ऑफ डिफेंस, अगर उस तक आपके फाइलिंग तक कॉज ऑफ एक्शन होगा तो आप उसको अपने काउंटर क्लेम में डाल सकते हैं और अपने डेट्स को एडजस्ट करवा सकते हैं प्लेंटिफ के साथ। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? वेल, दिस काउंटर क्लेम और दिस सेट ऑफ will be treated as a plaint in a cross suit. That means कि अगर वो ये सूट में नहीं डालता तो इसको वो अलग से क्लेम कर सकता था डिफरेंट सूट में, बट टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट, क्योंकि दोनों पार्टी सेम है, इसलिए वो उसको उसी में ही डाल देता है एज अ क्रॉस सूट। तो ये उस डिफेंडेंट की प्लेंट हो जाएगी और ये प्लेंटिफ अब लायबल होगा इस प्लेंट को आंसर करने के लिए, और उसके लिए उसको फाइल करना होगा उसका रिप्लाई। सो दैट मीन्स ही विल हैव टू कीप इन माइंड ऑल द रूल्स एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग हिज WS व्हेन ही रिप्लाई टू दिस प्लेंट इन क्रॉस सूट। ये अपना काउंटर क्लेम या सेट ऑफ डालेगा, प्लेंटिफ लायबल हो जाएगा उसका रिप्लाई फाइल करने के लिए, और उसको उन सारे रूल्स को मद्देनजर रखना पड़ेगा जो एक रिटन स्टेटमेंट को फाइल करने के लिए जरूरी होते हैं। सो डिफेंडेंट अगर कोई भी सेपरेट क्लेम या रिलीफ सॉर्ट करता है तो उसको वो स्पेसिफाई करना होगा अपने सेट ऑफ या फिर काउंटर क्लेम के अंदर। और प्लेंटिफ को अगर कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करना है कि नहीं उसका सेपरेट सूट होना चाहिए या ये इसमें मेंटेनेबल नहीं है, तो वो उसको रिप्लाई में स्पेसिफिकली स्टेट करेगा। प्लेंटिफ अपना रिप्लाई फाइल नहीं कर पाता तो उस केस में कोर्ट जो है वो इसके प्लेंट के डिफेंडेंट के सेट ऑफ या काउंटर क्लेम को देखते हुए अपना डिसीजन उसके ऊपर सुना सकती है। वेल, इसका मतलब ये है कि ये जो जजमेंट होगी ये दोनों क्लेम से रिलेटेड होगी। दैट मीन्स जो प्लेंटिफ ने सूट डाला वो भी, और जो डिफेंडेंट ने अपने सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में रिलीफ क्लेम किया है वो भी। जो जजमेंट होगा वो इन दोनों क्लेम्स के ऊपर दिया जाएगा। तो अगर बाय चांस ये इसका सूट सक्सीड नहीं करता तो भी ये सक्सीड करेगा और इनके ऊपर डिसीजन दिया जाएगा। सो कंक्लूडिंग इट वंस अगेन, डिफेंडेंट अपना सेट ऑफ डाल सकता है इफ ही वांट्स टू रिकवर एनी अ सर्टेन सम ऑफ मनी फ्रॉम द प्लेंटिफ जिसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा बिफोर हिज फर्स्ट हियरिंग इन द कोर्ट। वहीं पे अगर वो अनसर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, मतलब मनी की जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं है, कोई डैमेजेस हैं, कोई क्लेम्स हैं, तो उस केस में वो काउंटर क्लेम डालेगा। और काउंटर क्लेम का कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अराइज हो सकता है इवन आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द सूट, बट उसके डिफेंस देने से पहले तक। You may have a look at these two important differences. अब जब हमारे सेट ऑफ और काउंटर क्लेम्स बन गए, उसके बाद अगर कोई भी ऐसा डिफेंस है जिसको हम सेपरेट ग्राउंड्स पे डालना चाहते हैं तो हमें वो सेपरेटली स्पेसिफाई करना होगा, लिखना होगा। उसके अलावा अगर कोई भी न्यू ग्राउंड्स है डिफेंस के तो वो हम हमारी WS में मेंशन करेंगे। बिना उनको मेंशन किए हम उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। देन अगर कोई सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स है तो उस केस में आप अपने WS या फिर सेट ऑफ या काउंटर क्लेम्स या अपनी प्लेंट के अलावा कोई भी सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स ऐड नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट को लगता है तो वो आपको अलाउ कर सकते हैं एडिशनल रिटन स्टेटमेंट्स डालने के लिए,
जिसके लिए वापस से आपको 30 डेज का टाइम दिया जाएगा। और अगर आप इन रूल से कंप्लाई नहीं करते, दैट मीन्स आप अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करते विद इन द रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ टाइम, तो उस केस में क्या होगा, कोर्ट जो है वो प्लेंट में जो लिखा है उसके अनुसार अपना केस आगे चलाएगी और उसके अनुसार उस पे जजमेंट और डिक्री होगा, विच विल बी एप्लीकेबल टू बोथ द पार्टीज। So this is all about written statement, set off and counter claims. I hope आपको समझ आया हो. If you have any doubts, please put them below in the comment section and I'll see you soon in the next video. Bye bye.